बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी, और साथ में हम टर्मिनल वेलोसिटी के डेरिवेशन और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एग्जांपल से भी पढ़ेंगे। तो कभी आपने सोचा है ना ज़िंदगी में, जो देखो जो पैराशूटर है ना वो नीचे की तरफ किस तरह आते हैं ना, कभी आपने सोचा यानी जो पैराशूट से मतलब जो एरोप्लेन से मतलब कोई पायलट नीचे मतलब क्या है, लेट्स सपोज एरोप्लेन क्रश हो गया ना, मतलब वो क्या है उसमें कोई ख़राबी आ गई ना, तो जो पायलट है वो बिल्कुल पैराशूट के ज़रिए नीचे आता है ना, बिल्कुल उससे, हाँ बिल्कुल। तो उसी तरह ये जो पैराशूटर है ना ये एरोप्लेन से नीचे किस तरह आता है, मतलब ये पैराशूट के ज़रिए ये नीचे बिल्कुल पहुँच जाता है, उसको कोई भी चोट नहीं लगती। हालांकि जब वो पैराशूट के ज़रिए नीचे पहुँचता है ना ज़मीन पर, उसको चोट नहीं लगती। अगर आप एरोप्लेन से बंदे को वैसे फेंकोगे उसको चोट लगती है। कभी सोचा है या नहीं? पैराशूट के जरिए आता है ज़मीन पर से, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचता है उसको। मगर विदाउट पैराशूट जब आप उसको एरोप्लेन से नीचे फेंकोगे तो वो बिल्कुल वो इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा, उस बिल्कुल मर जाएगा। तो ये इसके पीछे फिजिक्स क्या है। तो देखो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, उस टॉपिक पर पहले सोचो कि इसके प्रैक्टिकल क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, मतलब इस रियल दुनिया में उसके क्या इस्तेमाल आते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी का इस्तेमाल क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं। तो फिजिक्स हमें क्या है, दरअसल में ये जो हमारी दुनिया है इसके बारे में हमें बताती है कि ये दुनिया किस तरह वजूद में आई, फिर इस दुनिया में जो तमाम तर मोशंस है वो किस तरह हो रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये तमाम क्वेश्चन अभी आपके जो डाउट है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी, लफ्ज टर्मिनल तो आप पता है, टर्मिनल का मतलब क्या है? आखिरी, एंड। तो टर्मिनल का मतलब क्या है? एंड। अब सबसे पहले आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, इसको बाद में डिफिनेशन बाद में समझते हैं, सबसे पहले एग्जांपल पर आते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी, लेट सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है। क्या है? स्फेरिकल बॉल। या हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, या आप कह सकते हैं रेन ड्रॉप। इससे पहले हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा। हमने कहा कि स्टोक्स लॉ किस पर एप्लीकेबल है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है। क्यों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है? क्योंकि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी अच्छी तरह सिमेट्री होती है और उसका जो फ्लूइड फ्लो होता है वो हर तरफ क्या होता है? रेगुलर होता है। सिमेट्री का मतलब क्या है? देखो ना, अगर मैं यहाँ पर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने बना लिया, अगर मैं इसको दरमियान से कट कर दूं तो इसके दोनों हिस्से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या है? अगर आप दुनिया में किसी भी चीज़ को दरमियान से कट करते हो, अगर उसके दोनों हिस्से बराबर आ जाए तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या है? सिमेट्रिक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? सिमेट्रिक है। तो इसी वजह से ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल स्फेयर की तरह होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं। इसी वजह से जो हमारे पास स्टोक्स लॉ है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है, बाकी इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट पर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अब इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लेट सपोज मैंने एक हाइट से, देखो मैं जब एक हाइट से इसको नीचे गिराऊंगा तो ये खुद ब खुद नीचे आएगा ना, खुद ब खुद नीचे आएगा जमीन की तरफ। अब ये हमारी ज़हन में ये कंसेप्ट तो क्लियर है ना कि दुनिया में जब कोई भी चीज़ हो ना, अगर वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो ना, अगर हम उसको फेंकेंगे तो वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आएंगे। क्यों आते हैं? क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या मौजूद है? ग्रेविटी मौजूद है। क्या मौजूद है? ग्रेविटी मौजूद है। ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर, इसी वजह से हर चीज़ ज़मीन की तरफ आती है। अगर मैं इस स्फेरिकल बॉल को ना, मतलब बहुत हाइट से, इस स्फेरिकल बॉल को बहुत हाइट से जब नीचे फेंकूंगा, जब मैं नीचे फेंकूंगा ना तो ये क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। इसका जो वेट होगा ना वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इसका वेट कहाँ पर एक्ट करेगा? नीचे की तरफ एक्ट करेगा। देखो लेट सपोज कुछ सिचुएशन के लिए, कुछ टाइम के लिए ना, आपको समझाने के लिए, कुछ टाइम के लिए हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई भी एयर मौजूद नहीं है, मतलब कोई भी हवा मौजूद नहीं है। अगर कोई भी हवा मौजूद नहीं है, इस स्फेरिकल बॉल को, या जो आप कह सकते हो जो रेन है ना, रेन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, कि रेन का एक कतरा है ये नीचे की तरफ आ रहा है। लेट सपोज कुछ सिचुएशन के लिए हम अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर हवा मौजूद नहीं है। अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो जब नीचे की तरफ आ रहा है, जब हवा मौजूद नहीं होगा, एयर मौजूद नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? एयर का दबाव नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एयर का मुज़ाहमत नहीं है, जिसको आसान अल्फाज में हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। देखो जब हम गाड़ी में जाते हैं ना, गाड़ी स्पीड से जाती है, जब हम सर बाहर निकालते हैं या हाथ बाहर निकालते हैं तो कितना ज्यादा हवा का प्रेशर होता है ना, तो वो जो प्रेशर है हम पर लगता है वो दरअसल में एयर का दबाव होता है, जिसको फिजिक्स में हम क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस, या इसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। क्या? ड्रैग फोर्स। तो अगर यहाँ पर एयर मौजूद नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा। जब खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा तो इस पर सिर्फ एक फोर्स लगेगा, वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? FG, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से बता रहा हूं ना, अगर एक स्फेरिकल बॉल है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जब उसको मैं नीचे की तरफ फेंकूंगा ना, एक हाइट से नीचे की तरफ फेंकूंगा ना, अगर मैं नीचे की तरफ फेंकूंगा, मैंने अज्यूम कर लिया कि वहां पर कोई भी हवा मौजूद नहीं है। जब हवा मौजूद नहीं है ना, तो अगर मैं चीज को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो मुखालिफ फोर्स जो एयर का दबाव है वो उस पर नहीं लगेगा। जब एयर का दबाव नहीं लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ये नीचे की तरफ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो ये जब ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है हर पॉइंट पर, जब ये नीचे की तरफ आता जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि हर पॉइंट पर जो ग्रेविटी है इसको नीचे की तरफ खींच रहा है ना, जितना ये जमीन की तरफ क्या है नजदीक होता जाएगा, उतनी ग्रेविटी क्या होती जाएगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जितना जमीन के करीब आता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब दूसरा सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, ये तो समझ आ गया, जब एयर का दबाव मौजूद नहीं हो, जब हवा मौजूद नहीं है, तो जब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो जब नीचे की तरफ आ रहा होगा, सिर्फ उस पर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दूसरा कंडीशन जो रियल दुनिया है ना, अब ये रियल दुनिया में अगर हम देखेंगे, जब हम किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, हवा तो मौजूद है, हर जगह हवा मौजूद है ना, जब हवा मौजूद है ना तो हवा का भी दबाव होगा या नहीं? तो देखो अब दूसरा कंडीशन पर आते हैं। अब हम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी की डिफिनेशन की तरफ नजदीक जा रहे हैं। देखो ये फिर से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। जब मैं इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूंगा, तो ऊपर से जब मैं नीचे की तरफ किसी भी चीज को फेंकूंगा ना, तो आसान सी बात है, जब मैं नीचे की तरफ फेंकूंगा ना तो उस पर कौन सी फोर्स लगेगा? जो इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा? नहीं, जो नीचे की तरफ, देखो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो कौन सी फोर्स इसको खींच रहा है? ग्रेविटी का फोर्स। तो ग्रेविटी का फोर्स तो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। मगर याद रखना, अब ये जो दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं, अब क्या है, यहां पर हवा मौजूद है, क्या है? एयर मौजूद है। एयर हमारे पास क्या है? फ्लूइड। एयर क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड मैंने क्या बताया कि दुनिया में कोई भी चीज जो फ्लो करे वो हमारे पास क्या होता है? फ्लूइड। तो एयर भी हमारे पास क्या है? फ्लूइड है। जब हवा मौजूद है, जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ जब आ रहा है तो ग्रेविटी मतलब इसका वेट किस तरफ एक्ट करेगा? नीचे की तरफ। एक फोर्स तो इस पर नीचे की तरफ लग रही है, मतलब ग्रेविटी का फोर्स इसको नीचे की तरफ क्या है? खींच रहा है। मगर दूसरा फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन पर लग रहा है। देखो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी तो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, मगर अगर हवा मौजूद है ना, तो हवा का दबाव क्या करेगा? इसको मुखालिफ की तरफ लगेगा। किस तरफ लगेगा? मुखालिफ तरफ लगेगा। तो हवा का जो दबाव है वो इस पर मुखालिफ तरफ लग रहा है, तो इस हवा की दबाव को हम क्या कहते हैं? FD, ड्रैग फोर्स। कौन सा फोर्स? ड्रैग फोर्स। कौन सा फोर्स? ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स मुखालिफ तरफ लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ इसको धकेल रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है। अब दुनिया में ऐसा कंडीशन आएगा जब हमारे पास क्या है? ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों क्या होते जाएंगे? बराबर होते जाएंगे। अब किस तरह? देखो जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या है जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो पहले ये क्या होगा? इसकी स्पीड ज्यादा होगी। पहले इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि जब देखो आप बहुत हाइट से किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो ना, तो वो पहले ज्यादा स्पीड से मूव करती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? अगर एयर का दबाव मौजूद है। देखो जब मैं इसको ऊपर से गिराऊंगा तो पहले इसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों स्पीड ज्यादा होगी? स्पीड ज्यादा होने का मतलब क्या है? पहले इसकी स्पीड इसी वजह से ज्यादा होगी क्योंकि ड्रैग फोर्स क्या है? कम है। ड्रैग फोर्स क्या है? कम। जितना ये नीचे की तरफ आता जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्योंकि स्पीड कम होने का मतलब क्या है? इस पर ड्रैग फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स बढ़ रहा है। देखो पहले अपोजिंग फोर्स कम लग रहा है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है जल्दी स्पीड आ रहा है। जितना ये क्या है? नीचे की तरफ आता जाएगा तो अपोजिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स उस पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब ड्रैग फोर्स बढ़ रहा है तो एक दुनिया में एक ऐसा हालत भी आएगा जब हमारे पास क्या है? ऊपर वाला फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और नीचे से दबाव जो ड्रैग फोर्स है, ये दोनों क्या होते जाएंगे? बराबर होते जाएंगे। ऐसा कंडीशन जिस पर हमारे पास ड्रैग फोर्स और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उस कंडीशन पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। तो उस कंडीशन पर हमारे पास क्या होगा? उस कंडीशन पर हमारे पास जो मुखालिफ फोर्स है ना ऊपर की तरफ, ड्रैग फोर्स FD
डी और नीचे की तरफ एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या होते जाएंगे, बराबर होते जाएंगे। जब भी हमारे पास एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स और एफ डी मतलब क्या है, ड्रैग फोर्स, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम नाम देंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी, जब भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स बराबर होते जाएंगे, ये दोनों बराबर हो गए, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे। और उस कंडीशन पर याद रखना, जब हमारे पास ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या है, दोनों मुखालिफ डायरेक्शन में है या नहीं, दोनों मुखालिफ डायरेक्शन में। देखो अगर हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, 100 न्यूटन है, और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वो भी कितना है, 100 न्यूटन। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से फिर वो मूव करेगा, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो याद रखना, टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है कि जब भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स अपोजिंग फोर्स है और नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। किस वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और याद रखना, उस कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारे पास क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमारे पास उस पर फोर्स है, वो फोर्स क्या होती जाएगी, 0। फोर्स क्या हो जाएगी, 0। और साथ में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हो गए। तो जब दोनों फोर्स बराबर हो गए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो फोर्स 0 हो गया। जब फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने पढ़ा था F = ma। अगर फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी का मेन यही कंसेप्ट था। बाकी चीजें सिर्फ क्या है, थोड़ा डेरिवेशन है, कुछ ग्राफ है, मेन कंसेप्ट यही था। तो हमने क्या समझा, हमारे पास डिफिनेशन पर आते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जो अटेन करती है इसको, बॉडी फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड लाइक एयर व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिकम 0। जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो इस दुनिया में जब हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे ना, किसी भी फ्लूइड हमारे पास क्या है, जिस तरह एयर, तो जब कोई भी फ्लूइड होगा, जिस तरह एयर हो गया हमारे पास, जब उस पर अपोजिंग फोर्स लगेगा, तो जब उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे, जब भी हमारे पास क्या है, हमारे पास ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर हो जाए, तो तब ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी से मूव करेगा, उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्जेक्ट फॉल्स, जब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो याद रखना, वेट ऑफ ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड। जो ग्रेविटी का वेट है, मतलब क्या है, जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है, ग्रेविटी की वजह से वो किस तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और दूसरा एयर रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रैग फोर्स एक्ट अपवर्ड। जो ड्रैग फोर्स होगा वो अपवर्ड की तरफ एक्ट करेगा। देखो ड्रैग फोर्स का जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, और वेट का एरो क्या है, नीचे की तरफ। तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ और वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, स्पीड इंक्रीज। जब भी हम इसको इनिशियली स्टार्टिंग में जब इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो इसका स्पीड ज्यादा होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसका स्पीड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, जब स्पीड बढ़ता जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो आपने जो रियल वर्ल्ड है, जिंदगी में आपने ऑब्जर्व भी किया ना, जब आपके ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जब गाड़ी जितनी स्पीड करते हो ना, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो ना, तो एयर का दबाव भी बढ़ता है ना, दबाव बढ़ता है या नहीं। तो ऊपर से जब ऑब्जेक्ट को हम इनिशियली फेंकते हैं ना, तो उसका स्पीड ज्यादा होता जाता है। जब स्पीड ज्यादा होगा तो नीचे से एयर का दबाव भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जब ऑब्जेक्ट को हम इनिशियली फेंकेंगे तो जब स्पीड बढ़ेगा ना, तो एयर का दबाव भी बढ़ेगा। मतलब एयर का दबाव का मतलब क्या है, ड्रैग फोर्स, अपोजिंग फोर्स भी बढ़ेगा। ऐसा हालत भी आएगा कि हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाला अपोजिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये दोनों क्या होते जाएंगे, बिल्कुल बराबर होते जाएंगे। बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला ड्रैग फोर्स, तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि कांस्टेंट का मतलब क्या है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, उस कंडीशन पर जब ड्रैग फोर्स, अपोजिंग फोर्स और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, तो थ्रू आउट जब ये जमीन तक पहुंचेगा ना तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 40, यहाँ पर भी 40 होगी, जब जमीन पर लगेगा तब भी क्या होगी 40। मतलब थ्रू आउट जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, थ्रू आउट जब नीचे तक पहुंचेगा फिर ये वेलोसिटी वही होगी, चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो इसका फायदा ये देखो, जब पैराशूटर ऊपर से स्पीड की तरफ आते हैं ना, जब पहले जहाँ से नीचे की तरफ क्या है अपने आप को क्या है निकालते हैं, पैराशूट को ओपन करते हैं, तो पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या है एयर दबाव भी बढ़ता है, तो कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि उसका स्पीड और हमारे पास अपोजिंग डायरेक्ट फोर्स ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ना तो फिर वो एक स्पीड से मूव करते हैं नीचे की तरफ, एक जैसा स्पीड, फिर उसका स्पीड चेंज नहीं होता। यस कांस्टेंट का मतलब क्या है, देखो कांस्टेंट का मतलब ये है, अगर मैं आपको एक कांस्टेंट वेलोसिटी का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, तो लेट्स सपोज मेरे पास क्या है ये एक कंडीशन, ये क्या है एक कंडीशन। अब रमेश जी क्वेश्चन क्या है कि कांस्टेंट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। देखो लेट्स सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, उसने 1 मिनट में क्या है 10 मीटर पर सेकेंड क्या है उसने वेलोसिटी कवर की, अगले 1 मिनट में उसने भी कितनी कवर की 10 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सपोज क्या है अगले 1 मिनट में उसने कितनी कवर की, में 10 + 10 क्या हो गया 20, फिर अगले 1 मिनट में उसने कितनी कवर की 30, फिर अगले 1 मिनट में उसने कितनी कवर की 40। अब देखो अगर आप 10 और 20 का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा 10, 20 में से 10 निकालोगे तो क्या आएगा 10, 30 में से 20 निकालोगे क्या आएगा 10, अगर 40 में से 30 निकालोगे क्या आएगा 10। देखो हर मिनट में वो कितना फासला कवर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, हर मिनट में उसकी वेलोसिटी कितनी है 10, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो ये जब नीचे की तरफ आएगा ना हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी एक जैसे होगी, चेंज नहीं होगी, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो जब डायरेक्ट फोर्स और हमारे पास क्या है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट फिर क्या है नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर तक कि जब हमारे पास क्या है कुछ ऐसा कंडीशन भी होगा जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस और वेट क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगे, तब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं, द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कंडीशन पर जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो जाएंगे, जब ऑब्जेक्ट उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं, या उस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो बहुत डिटेल से मैंने समझाया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी था इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि इतना मैंने इसी वजह से ज़्यादा समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी इसका डेरिवेशन पर आते, टर्मिनल वेलोसिटी अगर कोई आपसे पूछे ना, देखो रियल एग्जांपल है ना, अगर कोई आपसे पूछे इस दुनिया में ना कोई भी ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन करता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी कब रीच करेगा, उसकी मतलब अगर कोई आपसे पूछे ना पैराशूटर है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, कोई आपसे वाइवा पूछ रहा है ना, देखो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कितना कंसेप्ट गेन किया ना, अगर आपसे पूछा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी पैराशूटर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, वो आपसे पूछ रहा है कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कब होगी, मतलब वो पैराशूटर कब टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा, वो टर्मिनल वेलोसिटी कब हासिल करेगा। तो बहुत ही आसान, आप उसको बहुत ही आसान, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का आपने कंसेप्ट पढ़ा है, आप कहोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो टर्मिनल वेलोसिटी तब अटेन करता है, तब गेन करता है जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और डायरेक्ट फोर्स क्या हो जाए बराबर हो जाए, तब उसकी वेलोसिटी, जब उस वेलोसिटी, तब उसके बाद जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये भी हमने पढ़ा था ना कि फोर्स किसके बराबर है वेट, और वेट किसके बराबर है mg। अब थोड़ा सा हम डेरिवेशन करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, सही है, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा रिफ्लेक्शन है, आप लोगों ने क्या है देखना है कि जो वीडियो में स्टूडेंट देख रहे हैं अगर नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्या है mg, क्या है mg। देखो जो हमारे पास फोर्स है ना, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो मैंने कहा कि फोर्स किसके बराबर है वेट किसके बराबर है mg, तो इस फोर्स की जगह मैंने क्या लिखा mg लिखा। और डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला fd, डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है 6 हमारे पास क्या है विस्कोसिटी, रेडियस और v। अब यहाँ पर v के साथ मैंने क्या लिखा है t। अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी ये कौन सी वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत आसान, आपने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है ना, तो ये बाकी चीजें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 6 विस्कोसिटी इनटू r। तो ये हमारे पास क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का एक फार्मूला आ गया,
टर्मिनल वेलोसिटी का एक फार्मूला आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का हमारे पास क्या है, एक फार्मूला आ गया। चलो दूसरा फार्मूला भी फाइंड करते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था कि डेंसिटी किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर अपने मास मालूम करना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मास किसके बराबर आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो हमने पढ़ा कि स्टोक्स लॉ किस पर एप्लीकेबल है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है। अगर आपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। अब देखो मैंने v की जगह क्या लिखना है, v की वैल्यू लिखनी है। v वॉल्यूम किसके बराबर है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। तो उसी तरह मास इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। देखो ये जो मैंने इक्वेशन निकाला था ना कि मास किसके बराबर है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू हमारे पास वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब और साथ में क्या लिखा, डेंसिटी। तो साथ में उसी तरह डेंसिटी लिख लिया। अब अपने क्या करना है, मास किसके बराबर है, क्या 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो मास की जगह क्या लिखो, मास की वैल्यू लिखो। तो यहाँ पर इस रिलेशन में यहाँ पर देखो मास मौजूद है या नहीं, तो मास की जगह आप क्या लिखोगे, मास की वैल्यू लिखो। सिंपल, समझ आ गया या नहीं। तो मास की जगह देखो मास किसके बराबर आ गया, सिर्फ मैंने क्या किया, डेंसिटी के फार्मूले से मास को अलग कर लिया कि मास किसके बराबर है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। तो मैंने वॉल्यूम की जगह सिर्फ क्या लिखा, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब और साथ में क्या लिखा, डेंसिटी। तो मास किसके बराबर आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो मास की जगह क्या लिखना है, ये वाला, ये पूरा मास की वैल्यू लिखनी है, ये मास की वैल्यू लिखनी। तो यहाँ पर देखो फार्मूले में देखो Vt इज इक्वल टू मास की जगह मैंने क्या लिखा, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। फिर उसी तरह क्या है, G मल्टीप्लाई बाई G और नीचे क्या मौजूद है, पाई इन 6 पाई विस्कोसिटी इंटू आर। अब अपने यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, डेरिवेशन कटिंग करनी ना। यहाँ पर एक आर नीचे मौजूद है, यहाँ पर कितनी आर है, 3, आर की पावर 3। तो ये आर कट जाएगा, यहाँ पर पावर कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। और उसी तरह यहाँ पर देखो पाई किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह ये 4 है, ये 6 है, तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब देखो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया तो मैंने 2 लिख लिया। उसी तरह डेंसिटी बच गया तो मैंने डेंसिटी लिख लिया। G बच गया उसको मैंने G लिख लिया और R की पावर 2 बच गया उसको मैंने लिख लिया, डिवाइडेड बाई एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 9। और नीचे एक और क्या चीज़ बच गया, विस्कोसिटी, तो इसको हम कहते हैं ईटा। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला। तो टर्मिनल वेलोसिटी के कितने फार्मूले आ गए, 2। अब देखो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में फर्क क्या है, ये वाला। इसमें देखो हमारे पास मास गिवन है और इस फार्मूले में क्या गिवन है, डेंसिटी। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, वहां पर डेंसिटी गिवन था तो ये फार्मूला यूज करो। अगर मास गिवन था, आपसे पूछा गया कि टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, तो ये वाला रिलेशन यूज करो, कोई भी फर्क नहीं है। और ये रिलेशन हमें क्या बता रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मगर डायरेक्ट रिलेशन कब होगा, जब हमारे पास डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट। जब भी डेंसिटी क्या हो, मतलब डेंसिटी चेंज ना हो रहा हो, तब हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के स्क्वायर के साथ रिलेशन। मगर ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। गुड, टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। कब इनवर्स होगा, यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ कब इनवर्स रिलेशन होगा, तब इनवर्स रिलेशन होगा जब हमारे पास मास क्या हो, कांस्टेंट हो। जब हमारे पास क्या हो, मास कांस्टेंट। जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, तब हमारे पास Vt का r के साथ इनवर्स रिलेशन। अब यहाँ पर आते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ बहुत ही आसान, देखो जब आप ऑब्जेक्ट को इनिशियली फेंकोगे ना तो उसकी वेलोसिटी देखो बढ़ रही है, यानी 1 मिनट में, देखो ये टाइम का है और ये वेलोसिटी का ग्राफ है। 1 मिनट में उसने 1 कवर की, फिर 2 में 2, फिर 3, तो देखो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेट कर रहे हैं। बी पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन बढ़ रही है। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऐसा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, इसको मैं क्या नाम, लेट्स सपोज ए पॉइंट हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है जिस पर 0 है, बी पर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही, ये सी और डी ऐसा पॉइंट है कि उसकी वेलोसिटी फिर नहीं बढ़ रही। देखो ग्राफ क्या बन गया, स्ट्रेट। देखो टाइम गुजर रहा है मगर वेलोसिटी वही 5 है, बढ़ नहीं रही। देखो सी पॉइंट पर भी 5, उसी तरह डी पॉइंट पर भी क्या है, 5। अब ये क्या बता रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट ने कौन सी वेलोसिटी गेन की,
टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन की। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि देखो सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर अगर यहाँ पर आप क्या है एफ पॉइंट को ड्रा करोगे तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है 5, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी एक जैसी। तो इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी पर यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ड्रैग फोर्स है ये आपस में बराबर हो गए, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी इसने हासिल की, इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब आते हैं पैराशूटर का। ये थोड़ा सा क्या है डायग्राम मैंने बनाया, ये इंसान है, लेट्स सपोज एक पायलट है, सही है। थोड़ा डायग्राम क्या है थोड़ा सही नहीं बना है, ये थोड़ा शोर है, सही है बंदा डायग्राम सही नहीं बना है, ड्राइंग मेरा थोड़ा कमज़ोर है, सही है ड्राइंग थोड़ा क्या है कमज़ोर है। ये क्या है उसके 2 पाँव, ये 2 टांगे हैं, सही है। तो यहाँ से ये लेट्स सपोज पायलट है, ये पैराशूट है, जब नीचे की तरफ ये अपने आप को क्या है जहाज से बाहर फेंकेगा ना, तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब एयर दबाव बढ़ता जाएगा, ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी स्लो। तो कुछ ऐसा टाइम आएगा जब एयर का दबाव और हमारे पास क्या है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होते जाएंगे सेम, ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम हो जाएंगे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को फिर हम नाम देंगे टर्मिनल वेलोसिटी। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खुद जमीन की तरफ, देखो अपने पैराशूटर को देखे भी होंगे, पैराशूटर को जब आपने देखे है ना, जब वो स्टार्टिंग जहाज से नीचे गिरते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल आहिस्ता हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नीचे से दबाव है ड्रैग फोर्स और ऊपर से ग्रेविटेशन जो नीचे लगने वाला ग्रेविटी है और ऊपर से ड्रैग फोर्स है, ये दोनों क्या हो गए बराबर, तो फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वो एक जैसी वेलोसिटी की तरफ नीचे की तरफ आता है, उसकी वेलोसिटी फिर नहीं बढ़ती। अगर ड्रैग फोर्स ना होता तो ये जितना ऊपर से नीचे की तरफ आता उसकी स्पीड क्या होती बढ़ती। अगर अल्लाह ताला हवा पैदा ना करता, तो अगर हवा मौजूद ना होता तो ऑब्जेक्ट जितना नीचे आता जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो जब एयर दबाव मौजूद होता है तो उसकी स्पीड एक ऐसा टाइम आ जाती है कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो क्या है बिल्कुल उसी कांस्टेंट स्पीड की तरफ जमीन तक की तरफ आता है और उसको कोई डैमेज भी नहीं लगता है। तो यही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया।